तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी से यूं कभी उदास नहीं होते, जिंदगी से कभी यूं उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। भी कैलकुलस बेसिकली इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स में आता है, मैथ में आता है ये, लेकिन हम फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका कोई रीजन होगा। तो कारण ये है क्योंकि मैथ में ये जो कैलकुलस आएगा क्लास 12th में आएगा, क्लास 12th में ये कैलकुलस है, सिलेबस में है, तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन 11th के अंदर हमें फिजिक्स में इसको लगाना पड़ेगा। आप सभी जानते हो फिजिक्स में मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो 11th में फिजिक्स में आपको लगाना पड़ेगा। फिर ये कुछ बच्चे जो मेडिकल के रहेंगे, मेडिकल के स्टूडेंट रहेंगे, वो मैथ पढ़ेंगे नहीं, तो इसीलिए हमें फिजिक्स में इस चैप्टर को करवाना पड़ता है ताकि हमारे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन फिजिक्स में इतना ही करवाऊंगा जितना, फिजिक्स में मैं उतना ही कैलकुलस करवाऊंगा जितना हमें नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी है, ज्यादा नहीं करवाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसको डिटेल में पढ़ना हो मैथमेटिक्स की क्लास में, वहां कैलकुलस आप पढ़ सकते हो उन टीचर से, लेकिन हम इतना जरूर करवा देंगे कि फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं आने देंगे। तो जो भी बच्चा हो, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनको भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं कैलकुलस से। तो आपको पता लग गया कैलकुलस क्या है, पार्ट है किसका? मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में ही आता है, लेकिन फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है, इसका रोल होता है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। यहां तक क्लियर है आप सभी को कि क्यों है, क्या है कैलकुलस। अब चलते हैं कैलकुलस के अंदर। कैलकुलस दो प्रकार का होता है भाई, कैलकुलस हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होता है भाई? डिफरेंशियल कैलकुलस। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, क्या बताया? इंटीग्रल कैलकुलस। ये दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, 12th में सुन लोगे। डिफरेंशिएशन करना, तो आज की क्लास में हम कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? कैलकुलस तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम अभी क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस का एक पार्ट है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। भी क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में। देखो क्वांटिटी ध्यान से समझना, इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है फिजिक्स के अंदर, दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, मैथमेटिक्स में समझ लो। एक होती है वेरिएबल और एक होती है भाई कांस्टेंट। क्या बताया? एक होती है वेरिएबल और दूसरी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दो पार्ट, अगर कांस्टेंट की भी सब ब्रांचेस की बात करें तो कांस्टेंट में भी दो पार्ट हैं। एक होती है परमानेंट कांस्टेंट और एक होती है टेम्पररी कांस्टेंट। टेम्पररी पूरी एक एक डिटेल में चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से वेरिएबल की भी दो ब्रांचेज हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये चीजें हैं। अभी सबसे पहले हम क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करें, एक होती है कांस्टेंट और एक बताया हमने वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होती है, द क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज। भी डू नॉट चेंज, जो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जो क्वांटिटी क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। और जो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, द क्वांटिटी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? वेरिएबल बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो क्वांटिटी चेंज होती है उसमें दो टाइप है, एक होता है परमानेंट कांस्टेंट और एक टेम्पररी कांस्टेंट। आप कहेंगे परमानेंट कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहे, एक ऐसा कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहे। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 फिक्स है,
कोई भी सवाल उठा लो, कोई भी न्यूमेरिकल लगा लेना, अगर पाई की वैल्यू 22/7 रहनी है तो वो रहनी है। क्लियर होगी बात, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। और एग्जांपल की बात करें परमानेंट की, तो PV इजिकल टू NRT गैस इक्वेशन होती है, आप आगे जाके पढ़ोगे। तो जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी है। क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है। और अगर हम बात करें G की वैल्यू आप सभी को पता होगा 6.67, इस तरह से वैल्यू होती है, वो भी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने जो परमानेंट कांस्टेंट है, किसी भी न्यूमेरिकल में ये आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेंगे। अब बात करते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट की। टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे कांस्टेंट जो एक न्यूमेरिकल में तो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, बट वो दूसरे न्यूमेरिकल में जाके क्या बन जाते हैं? वेरिएबल बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इस चीज को समझते हैं। तो वेरिएबल के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेरी कांस्टेंट के बारे में। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, टेम्परेरी कांस्टेंट चार्ट वो पूरा उतार लेना। टेम्परेरी कांस्टेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेरी कांस्टेंट क्या होता है। टेम्परेरी कांस्टेंट, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, टेम्परेरी कांस्टेंट को समझते हैं, टेम्परेरी कांस्टेंट को समझते हैं, परमानेंट कांस्टेंट तो आपको बता ही दिया जो फिक्स रहता है। अब इसमें कोई समस्या रहती है टेम्परेरी कांस्टेंट में, जैसे कि एक कार है भाई, ध्यान से समझना इस एग्जांपल में। कार इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर। किससे? 40 किलोमीटर पर आवर की एक कार है, मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लेते हैं उसने पहले 1 आवर में फर्स्ट टाइम, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना, पहले 1 आवर में उसने कितनी दूरी तय करी? 40, दूसरे आवर में 80, तीसरे आवर में 120। समझ रहे हो? तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है? तो आप कहोगे जी हो रहा है, पहले 40 था, फिर 80 हो गया, फिर 120। डिस्टेंस चेंज होती जा रही है ना, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम की। टाइम भी देखो चेंज हो रहा है। तो टाइम क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। टाइम क्या है यहाँ पे? वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेरिएबल। हमें चाहिए क्या बात कर रहे हैं? टेम्परेरी कांस्टेंट की। अब देखिए, ये जो कार मूव कर रही है, लेकिन ये हमेशा कितनी स्पीड से कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। यहां देखोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर, यहां देखोगे तो 40, यहां देखोगे तो 40। मतलब तीनों केस में उसकी जो स्पीड रही है वो कितनी रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हो, देखिए, एक कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन दे रखा है, कार मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से समझना इसको। यहां आपको ये बात क्लियर हो गई कि उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है, टाइम चेंज होता है। तो टाइम वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, बट उसकी जो स्पीड है वो क्या रह रही है? वेलोसिटी वो क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। यहां पकड़िए, एक कार इज मूविंग एट द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आगे, टाइम और वेलोसिटी की बात करते हैं। टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। टाइम 1 आया तो वेलोसिटी 10 हो गई। टाइम 2 आया तो वेलोसिटी मान लो 20 हो गई। 3 आया तो 30 हो गई। अब समझिए आप लोग, टाइम 0 तो वेलोसिटी 0, टाइम 1 तो ये। अब इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही? यहां देखिए टाइम चेंज हो रहा है, ये तो टाइम तो यहां पे भी चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी देखिए चेंज हो रही है नहीं हो रही? यहां कांस्टेंट क्या है? तो आंसर एक्सेलरेशन। यहां कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन। तो आप देखोगे कि इस न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इस न्यूमेरिकल में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन यहां वेलोसिटी क्या रहेगी? यहां पे होगी टेम्परेरी। बोलेंगे ना टेम्परेरी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। तो ऐसी वैल्यू जो एक न्यूमेरिकल में तो कांस्टेंट हो जाए, दूसरे में चेंज हो जाए। समझ रहे हो? या दूसरे में कांस्टेंट तो पहले में वेरिएबल। तो इस प्रकार से, तो देखो वेलोसिटी इस वाले न्यूमेरिकल में क्या है? कांस्टेंट। अगले में क्या आ गई? टेम्परेरी आ गई। तो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है उनको बोलते हैं टेम्परेरी कांस्टेंट, जो अलग अलग न्यूमेरिकल में अपने हिसाब से क्या होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी। क्लियर हुई यहां तक के लिए? एक एग्जांपल और देख लेते। कार है, कार खड़ी हुई थी, हमने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हो गई? वो एक्सेलरेट हो गई। एक कार खड़ी हुई थी, कार को हमने धक्का लगाया, यानी कि फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हो गई? एक्सेलरेट हो गई। फोर्स में क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो चेंज हो गई, एक्सेलरेट हो गई ना कार, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई? इसकी चेंज हो गई। अब देखिए, यहां एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट बता दी, यह एक्सेलरेशन चेंज हो गई, लेकिन यहां मास क्या है? कांस्टेंट है। बोलो समझ में नहीं आई? यह मास क्या है? कांस्टेंट है। देखो
अभी क्या बताया, वेलोसिटी, इस वाले न्यूमेरिकल में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसमें कौन कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी चेंज कर रही है। यहां देखो एक्सेलरेशन चेंज हो गई, मास कांस्टेंट आ गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं रॉकेट का। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका मास क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका मास रिड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लेकिन दोनों मिलाकर फोर्स तो सेम है। तो यहां क्या हुआ, फोर्स कांस्टेंट रहा और मास और एक्सेलरेशन वेरी कर गए। बोलो समझ में आया नहीं आया? दोबारा देखिए, पहले एग्जांपल में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रही, क्यों? क्योंकि पहले टाइम में देखिए एक डिस्प्लेसमेंट 40, दूसरे में 2 आवर में 80, 3 आवर में 120, यानी डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, टाइम भी चेंज होता जा रहा है, दोनों वेरी कर रहे हैं। बट इनकी स्पीड निकाल के देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कहीं पे भी निकालोगे, मान लो 80 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 40, किसी भी टाइम पे आप निकालोगे तो क्या आएगा 40। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इस एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। दूसरे में गई कार मूव कर रही है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां देखिए टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0, टाइम 1 है तो वेलोसिटी 10, टाइम 2 आवर हुआ तो वेलोसिटी 20 और टाइम 3 हुआ तो 30। देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन पूरे न्यूमेरिकल में क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? उसके बाद में आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लिया कार का। कार पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, धक्का लगाना शुरू करा। धक्का लगाने से उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन मतलब पढ़ा चुका हूं, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज आया तो मतलब एक्सेलरेट हो गई, एक्सेलरेट हो गई तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया। यहां एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट, यहां क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां क्या चेंज नहीं हो रहा था आंसर, मास चेंज नहीं हो रहा, मास फिक्स है। भाई गाड़ी को अब धक्का लगा रहे तो मास तो फिक्स है ना। उसके बाद में अब बात कर ले रॉकेट का। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट उड़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसकी गैस जलती जाती है, नीचे की तरफ आ रही होती है। जब गैस जलेगी बाहर आ जाएगी तो मास क्या हो गया, चेंज हो गया। मास चेंज होगा तो फोर्स, उस पर जो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, मास कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो मास कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। दोनों मिलाकर क्या रहेगा, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए हर चीज, हर न्यूमेरिकल में मैंने जो एग्जांपल दी, 4 एग्जांपल दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों में अलग अलग चीज चेंज हो गई। तो ऐसे जो ये सारे हैं, एक न्यूमेरिकल में वो चीज कांस्टेंट है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में वो चीज कांस्टेंट है, तीसरे में वो नहीं है, दूसरी ही कोई कांस्टेंट आ गई। इस तरह के कांस्टेंट को हम टेम्परेरी कांस्टेंट बोलते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है बेटा, तो इन एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए ये बातें। ठीक है, टेम्परेरी कांस्टेंट, परमानेंट कांस्टेंट। जो फिक्स होते हैं, पाई, जैसे पाई की वैल्यू बताई 22/7। ठीक है, पी वी इजिकल टू गैस इक्वेशन होती है NRT, आर की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ऐसे जी की वैल्यू फिक्स है। तो ये वैल्यू है जो फिक्स होती है, उनको बोलते हैं परमानेंट कांस्टेंट। और टेम्परेरी कांस्टेंट जो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग कांस्टेंट मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ लिया, क्वांटिटी को 2 डिवाइड करा था, एक कांस्टेंट था और एक क्या था, वेरिएबल। अब कांस्टेंट के बारे में तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल के बारे में आपको बताया था, वेरिएबल 2 प्रकार से बताया था, एक इंडिपेंडेंट और एक था डिपेंडेंट। ध्यान से समझना, डिपेंडेंट। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है सभी के लिए। डिपेंडेंट और दूसरी है इंडिपेंडेंट। देखिए समझिए, मान लो मैं इक्वेशन दे दूं आपको, y इज इक्वल टू 3x + 5। क्या दे रहा हूं इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x + 5। ये इक्वेशन दे दी। वेरिएबल एक्चुअली में ये x और y है ना, ये वेरिएबल ही होते हैं। अभी देखते हैं, इनको समझते हैं। ये x और y के टर्म में आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन लिखवा देता हूं एक बार मैं। वेरिएबल की डेफिनेशन यहां लिखवा देते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी असाइन इन डिफरेंट वैल्यू, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल क्या होता है कि क्वांटिटी विच कैन बी असाइन इन डिफरेंट वैल्यू, यानी कि अलग अलग वैल्यू में निकाल सकते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, y इज इक्वल टू 3x + 5। मैंने क्या करा, y लिखा यहां पे, आप बताना x लिखा। मैथ में पढ़ चुके हो आप लोग 10वीं क्लास में। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर x की जगह 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 1 = 3 और 5 8। x की जगह 2 रखूंगा तो 3 × 2 = 6 और 5 11। x की जगह 3 रखूंगा तो 3 × 3 = 9 9 और 5 14। बोलो समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो आपने करा था 10वीं क्लास में कि यहां x की वैल्यू कुछ रखते चले जाओगे, y की वैल्यू अलग निकलती जाएगी। बोलो निकली नहीं निकली? यहां जो x और y है ना, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है।
क्या है? वेरिएबल। यही तो लिखवाया था, क्वांटिटी विच कैन बी असाइन डिफरेंट वैल्यू, यानी कि जिनकी अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं वो वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। देखो एक्स में कुछ रख रहे, वाई निकल के आ रहा है। फिर मैंने बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इनमें डिपेंड कौन सा कर रहा है, इंडिपेंडेंट कौन सा? देखो एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से नहीं मान रहे, 0 1 2 3 4 जो भी मान सकते हैं, तो यानी कि ये क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। यानी एक्स क्या हो गई आपकी? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या हो गई? एक्स से इंडिपेंडेंट हो गई। और वाई क्या है? जो हमें इसमें रख रहे हैं उसके हिसाब से वाई आ रहा है ना, तो वाई डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया, तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। तो y तो हो गया आपका डिपेंडेंट और x हो गया आपका इंडिपेंडेंट। बोलो तो समझ में आया नहीं आया कि ये है इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंड रह रहे, ये अपनी मर्जी से लिखे जा रहे हैं। यहां लिखूंगा मैं 10, तो 10 या 30 और 5 35, 35 आएगा नहीं आएगा? तो 35 क्यों आया? क्योंकि मैंने यहां 10 रखा, तो ये y इस 10 पे डिपेंड नहीं हो गया, तो यानी कि जो y है वो x पे डिपेंड है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं y डिपेंड ऑन x। y किस पे डिपेंड है भाई? x पे डिपेंड है। तो इसको एक लैंग्वेज और लिखेंगे, यहां पे एक नया टर्म और यूज करेंगे, फंक्शन। क्या यूज करेंगे? फंक्शन। और फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड। फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपेंड। यहां एक वर्ड यूज करेंगे डिपेंड के लिए, फंक्शन। कैलकुलस में एक वर्ड यूज करा जाता है डिपेंड के लिए, फंक्शन। तो क्या यूज करेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? y इज द फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो गया डिपेंड ऑफ x। मैथ में अब इतना बड़ा लिखने की बजाय पता क्या लिखो? y इज द फंक्शन ऑफ x। लिखो इसको ऐसे। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, y डिपेंड ऑन x। y देखो डिपेंड कर रहा है x पे, नहीं कर रहा। ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज। अब कैलकुलस में आइए। कैलकुलस कहता है y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब डिपेंड को हम फंक्शन के रूप में लिखेंगे। एक फंक्शन नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, डिपेंड करना, फंक्शन। तो y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इतना बड़ा भी अच्छा नहीं लगता, मैथमेटिक्स में छोटा करने की कोशिश करी गई, तो ये आगे y इज द फंक्शन ऑफ x। इसमें एलजेब्रा मत लगा देना, इसमें एलजेब्रा मत लगा देना कि f को x से गुणा करना, ये एलजेब्रा में होता है गुणा करना। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ हमें कैलकुलस में रहना है। तो y इज इक्वल टू f इंटू x। इसका मतलब क्या? y इज द फंक्शन ऑफ x। गुणा गुणा कुछ नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ x। ये बात रहेगी क्लियर कि y है वो फंक्शन है किसका? x का। यानी कि x की वैल्यू जब आप चेंज कर दोगे तो y चेंज हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमने यहां बोल दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या बोला यहां पे? y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इसका मतलब तो बताइए कि ये जो हम कह रहे हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई बंदा हमारे पास खड़ा, हमने कहा ये हमारे बुआ का लड़का है। क्या कहा हमने? नहीं सॉरी, हम ये कहेंगे कि हमारा रिश्तेदार है। पहले क्या कहेंगे हमें कि ये लड़का कौन है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये लड़का कौन है, तो आप क्या बोलोगे? जी हमारा रिश्तेदार है। मैं क्या बोलूंगा? कि ये मेरा रिश्तेदार है। फिर अगला का क्वेश्चन क्या होगा? कौन सा रिश्तेदार है? भाई रिश्तेदार तो बहुत सारे होते हैं, तो कौन सा रिश्तेदार है? तो वो बोलेगा कि मेरे बुआ का लड़का है, मेरे फूफा का लड़का, जो भी है आप बोलना चाहो वो आप बोलोगे। यही तो बोलोगे। तो यही पूछ रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, कि भाई y है ना वो फंक्शन है x का, लेकिन कौन सा फंक्शन? क्या बोल रहा है? कौन सा फंक्शन? तो फंक्शन क्या है? ये रहा। पूरे डिटेल पूछ रहा है। y इज दी फंक्शन ऑफ x तो बता दिया, लेकिन कौन सा फंक्शन बोले? तो 3x प्लस 5 फंक्शन का। क्लियर हो रही है बात? और देख यहां मिल जाए जैसे y इज इक्वल टू आपको cos x मिल जाए, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। किस कौन से x का? तो cos x का। और इस cos x को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में आता है नहीं, तो समझते हो। तो y इज द फंक्शन ऑफ x कौन से फंक्शन का? तो बोलेगा cos का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक का। जैसे रिलेशन बता दिया ना आपने कि भाई मेरे बुआ का लड़का, ऐसे इसने बता दिया कोसाइन वाले का, कोसाइन ऑफ x का, ऐसे। तो ये एग्जांपल देख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दे दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x कौन से का? तो कंप्लीट का, इसका। ये है भाई आपकी पूरी डिटेल। कि आपसे पूछ जाए कौन है, तो ये इसकी डिटेल दे देगा। तो इस प्रकार से हमें क्या देनी पड़ेगी? डिटेल देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मान लो ऐसे आ जाए आपको कि y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस z प्लस 3, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर यहां देखिए 3x है, ये z है भाई, अगर मैं z को चेंज करता हूं, z को चेंज करता हूं, तो y पे क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर y पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो z है ना ये अनरिलेटेड क्वांटिटी है, रिलेटेड क्वांटिटी है। क्योंकि हमने पहले बता दिया y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये पहले बता चुके हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। तो x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, z को चेंज करने से y चेंज नहीं होगा। z इज अनरिलेटेड क्वांटिटी, और ऐसे को हम बोलते हैं इस न्यूमेरिकल के लिए क्या हो जाएगी भाई? ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई? इस सवाल के लिए z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? अब हमने फंक्शन के बारे में जान लिया। फंक्शन ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, उतार लो फटाफट। अब फंक्शन कितने प्रकार का होता है? फंक्शन तो हमने पढ़ लिया,
ये क्या होता है फंक्शन, डिपेंड करना। तो हमने ये तो पढ़ लिया भाई, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात आती है फंक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन भाई, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब बता दिया, डिपेंड रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर फंक्शन की भी। किसके बारे में बात करेंगे, पावर फंक्शन। किसके बारे में बात करेंगे, पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये x की पावर n, या x लिख दो और ये हुई n। मतलब ये हो गया कि पावर में आएगी आपकी, ये x की कुछ पावर आएगी तो उसको बोलेंगे पावर फंक्शन। दूसरे नंबर पे लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि y इज इक्वल टू कोस एक्स आ जाए भाई, क्या आ रहा है, कोस एक्स आ जाए। तो कोस क्या है, टेन आ जाए, साइन आ जाए, जो भी आ जाए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू आ रही। थर्ड नंबर पे बात करें तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई, थर्ड नंबर पे किसकी बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जैसे y इज इक्वल टू ए की पावर x, y इज इक्वल टू ए की पावर x। मतलब जो आपका फंक्शन है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, किस में आ गया, पावर में आ गया। तो जो पावर में x आने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए पावर में आ गया। यहां क्या हो रहा था, पावर फंक्शन, यानी कि जो आपकी y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y डिपेंड ऑन x, x की पावर थी तो उसको पावर फंक्शन। अब खुद x पावर में आ गया तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला आता है फोर्थ नंबर पे लोगोरिथमिक फंक्शन। अगला आता है लोगोरिथमिक फंक्शन भाई, कौन सा फंक्शन है, लोगोरिथमिक फंक्शन होता है। इसमें ऐसा लिखा मिलेगा y इज इक्वल टू log एक्स। नहीं पढ़ा तो बाद में पढ़ लेना अभी लोग के बारे में, इस तरह से ये आ जाएगा लोगोरिथमिक फंक्शन। ये चार फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। जब इतनी डिटेल हमें आ चुकी है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अब कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन में एंट्री मार रहे हैं। अभी तक जो भी बताया गया वो बेसिक बताया गया था। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन वाले हैं भाई, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन भाई, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, क्या पढ़ेंगे अब, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जाएंगे तो उससे पहले आपको बताया था y इज द फंक्शन ऑफ x। ये पढ़ा चुका हूं कि y है वो डिपेंड करता है x पे, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। अब हो क्या रहा है यहां पे, मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूं भाई, क्या दे रहा हूं, एक वैल्यू। अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं, इफ x इज चेंज बाई डेल्टा एक्स, क्या चेंज कर रहा हूं, डेल्टा एक्स चेंज कर रहा हूं, तो द न्यू वैल्यू विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर आप x को चेंज कर रहे हो तो y ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, देन y चेंज कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y। अगर आप x में चेंज करते हो कितने का, डेल्टा x का, तो नई वैल्यू क्या आएगी, न्यू वैल्यू निकल के आएगी। क्या निकल के आई, ये न्यू वैल्यू। पुरानी वैल्यू कितनी थी, x थी, ये पुरानी वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू आई समझ में, और ये आ गई न्यू वैल्यू। अब बोल रहा है कि जब x में चेंज करोगे तो y तो फंक्शन है किसका, x का, तो y भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो y प्लस डेल्टा y। यहां तक हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया। अब एक बात और ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि दोनों क्या रहे, सेम रहे, सेम मतलब बराबर रहे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमें ये बात पता लग गई कि x को चेंज करेंगे तो y ऑटोमेटिक चेंज होता है। y की चेंज करने की, इसको डेल्टा x चेंज करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, नया डेल्टा y इसमें चेंज आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा आगे। उससे पहले मैं आपको आगे चले, उससे पहले एक ऑपरेशनल मैथमेटिक्स ऑपरेशन करेंगे भाई। क्या करेंगे, मैथमेटिक्स ऑपरेशन। क्या करेंगे, मैथमेटिक्स ऑपरेशन करेंगे भाई। क्या करेंगे, मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अभी तक आप लोगों ने चार ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है। क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, 5 नंबर पे डिवीजन भाई। क्या पढ़ा है, डिवीजन। ये चार पढ़ा आप लोगों ने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार मैथमेटिक्स ऑपरेशन पढ़े हैं। आज आपको 5वां मैथमेटिक्स का ऑपरेशन पढ़ाने वाले हैं। कौन सा पढ़ाने वाले हैं, 5th नंबर का मैथमेटिक्स ऑपरेशन पढ़ाने वाले। चार ही पढ़े हैं ना, इसके अलावा 5th देखिए। अब तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन कहता है चेंज इन फंक्शन। क्या कहता है, ये याद करना आप लोग, चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी।
क्या बताया, चेंज इन फंक्शन डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ये आपका फिफ्थ फंक्शन भाई, चेंज इन फंक्शन। याद करना, फंक्शन ऊपर रहेगा, क्वांटिटी नीचे रहेगी। क्लियर होगी बात? तो फंक्शन ऊपर रहेगा, क्वांटिटी नीचे रहेगी, पहले वाली क्वांटिटी। तो देखिए फंक्शन में क्या चेंज आया, तो फंक्शन में क्या चेंज आया, क्या आया भाई, तो चेंज निकालने के लिए नई वैल्यू क्या आई, y प्लस डेल्टा वाई। क्या ये y प्लस डेल्टा वाई, उसमें से अगर मैं y को माइनस कर दूं, पुराने वाली को, पुरानी क्या थी y, तो चेंज इन फंक्शन निकल के आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया भाई। इसी प्रकार से चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले क्या थी भाई, अब क्या आ गई, x प्लस में डेल्टा x, और इसको चेंज कर दिया किससे, x से। तो ये आ गई आपको चेंज इन फंक्शन, ऊपर लिख दिया चेंज इन क्वांटिटी। भाई ये रही नई, नई में से पुरानी घटा दे। मान लो पहले थी 5, अब उसमें से कुछ चेंज है 2 का, तो 7, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो चेंज नहीं आ जाएगा, 7 में से 5 का तो कितना बच गया, 2। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि चेंज इन फंक्शन कैसे निकालते हैं, जो न्यू आई है, न्यू में से ओरिजिनल जो पहले थी ना उसको माइनस कर दो, तो आपको चेंज इन फंक्शन निकल के आ जाएगा। आगे देखिए इसमें, तो इसका सबसे पहला रूल क्या था कि चेंज इन फंक्शन अपॉन डिवाइड करना चेंज इन क्वांटिटी से। इस फंक्शन में जरूरी क्या है, अगर आपसे पूछ जाए कि इस फंक्शन में जरूरी क्या है, तो इस फंक्शन में जरूरी है कि फंक्शन हमेशा ऊपर होना चाहिए, क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए। जो चेंज इन फंक्शन है वो ऊपर होना चाहिए, और चेंज इन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भाई, नीचे होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या बताया, चेंज इन फंक्शन ऊपर होना चाहिए, चेंज इन क्वांटिटी नीचे होनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, अब एक वर्ड आएगा लिमिट। क्या आएगा, लिमिट। क्या वर्ड आएगा, अब एक ही लिमिट। इससे और इंट्रोड्यूस हो जाओ, धीरे धीरे करके हम एक एक वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। लिमिट, जैसे कि मैं आपको एक ग्राफ बना दूं, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, तो यहां मैं नोट डाउन कर देता हूं इस चीज को। फिफ्थ ऑपरेशन था चेंज इन फंक्शन डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ये हमने लिख लिया था। फंक्शन में कैसे चेंज करा था, y प्लस डेल्टा वाई में से y को माइनस कर देंगे, इसी प्रकार से x प्लस डेल्टा x में से x को माइनस कर देंगे, यही तो बताया था। अब हम एक वर्ड कर रहे हैं लिमिट का भाई, लिमिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये ग्राफ बनाया हमने x और टाइम, किसका, x और टाइम का। और आप सभी जानते हो x और टाइम, x मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब होगा टाइम। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो आपको वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। हमेशा स्लोप ऑफ x एंड t, ये ग्राफ पढ़ा चुका हूं मैं, 9वीं क्लास में भी पढ़ा रखे, 2वीं क्लास की वीडियो में, वहां जाके आप देख सकते हो। x और t यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो हमेशा क्या देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देखना कि एक ग्राफ है, मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, कुछ 5 सेंटीमीटर मान लो, आप 5 सेकंड इधर गए, 5 सेकंड इधर गए, और फिर आपने इसको सीधा का सीधा ऐसे मिलाया, ये वाला, और ये मिलाया ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहां से ऐसे डाल दिया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और आपकी वैल्यू निकल के आ गई, कुछ भी निकल के आ गई, मान लो कितनी वेलोसिटी निकल के आ गई इस पॉइंट के लिए, v निकल के आ गई। क्या ये सही है, तो आंसर नहीं है, क्योंकि एवरेज निकल के आई है इतने से लेकर इतने तक की, टोटल यहां से लेकर यहां तक की। लेकिन आप देखोगे तो यहां का स्लोप अलग है, यहां का स्लोप अलग है। तो इसको और मैग्नीफाई करके देखिए आप लोग, मान लो सिर्फ इतना ही देखते हो आप लोग, ये सिर्फ इतने को देखा आपने और ये ग्राफ हो गया। अब आपने क्या करा, पहले मैग्नीफाई हो चुका ना, अभी बड़ा हो गया है, तो आपने क्या करा, पहले 5-5 सेकंड ले रहे थे ना, अब इसकी और छोटे में सेकंड ले लो, मान लो 1 सेकंड इधर गए, 1 सेकंड इधर गए, तो आप ग्राफ पे पहुंचे। फिर वही सेम काम करा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देख लिया, तो यहां से परपेंडिकुलर बेस डाला, स्लोप निकल के आ गया दोबारा से परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। क्या अब सही है, अब इसकी वेलोसिटी आ गई, मान लो v डैश आ गई, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है b/s, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या आता है भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। तो वेलोसिटी क्या निकल के आई, परपेंडिकुलर बेस को जब डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आई, v डैश। क्या अब सही है, तो आंसर नहीं है। और छोटा कर लो, और छोटा करा, इस बार इतना सा ग्राफ लिया, इसको मैग्नीफाई करके इतना ले लिया, और यहां से फिर वो पॉइंट P आ गया, इस बार हाफ सेकंड इधर गए, मैग्नीफाई करके हाफ सेकंड, फिर देखा, फिर दोबारा से हमने p/s करा। ऐसे करते 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 कितनी छोटी वैल्यू लिया हमें,
आप कहोगे जी टाइम का है ना, आप 0.1 सेकंड ले लो। आपने कहा टाइम 0.1 सेकंड ले लो, आप क्या ले लो, टाइम 0.1 सेकंड ले लो। फिर दूसरे ने कहा 0. सर इससे भी छोटी 0.01 है, इसको ले लो। फिर तीसरा आया, उसने कहा सर जी 0.001 ले लो। तो मतलब नंबर्स में हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना छोटा लें, क्योंकि जितना आप छोटा लेते चले जाओगे ना उतनी आपकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ये तो पता लग गया, क्योंकि जितनी आप ये छोटी वैल्यू लोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट, जितने बड़ा लोगे उसकी वैल्यू छोटी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप बड़ा रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? यहां से यहां तक आपको देखना है तो पूरा का पूरा स्लोप निकालने के लिए आपको टाइम ज्यादा लिया तो उसकी वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आई, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ही निकलेगी, हमें चाहिए कहां थी, यहां तक की। फिर आपने इसको मैग्नीफाई करके छोटा लिया और छोटा लिया। टाइम को जितना आप छोटा करते चले जाओगे वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। अब कितनी एक्यूरेट करें, हमें तो फंस गए ना, हमारे लिए तो फंस गए हम तो ये चीज कि अब टाइम कितना ले, टाइम के तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी छोटा ले सकते हैं हम लोग। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, ये उतार लिया होगा। अब प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम टाइम को इतना छोटा ले तो अब इसको क्या करें, टाइम 0 ले लें। तो आंसर टाइम 0 लेंगे तो फिर तो वैल्यू निकल के आएगी, अभी प्रूव भी कर देंगे। तो हमने क्या करा कि जो वेलोसिटी की जो वैल्यू निकालेंगे ना वो कैसे लेनी है, उसमें लिमिट लगा दो। क्या लगा दो? लिमिट, LIM, लिमिट, लिमिट को रिप्रेजेंट करने का। t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होगा t टेंड्स टू 0, मतलब 0 के आसपास है, क्योंकि 0 एकदम सही वैल्यू मानी जाती है। 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। t से तो फिर वो नॉट डिफाइन आ जाएगा, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा x बाई डेल्टा t। जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, ऐसे करके ग्राफ बनाया था ना, ये x और ये t, तो हमने t टेंड्स टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहां एक स्लोप था इस तरह से और एक ये स्लोप था, हमने एक परपेंडिकुलर डाला और ये बेस डाला। परपेंडिकुलर में क्या होती है भाई, x, और बेस में क्या होता है, टाइम। क्या होता है बेस में? टाइम, ये वाला टाइम। और ये परपेंडिकुलर में क्या था, x। तो x बाई टी, डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये t टेंड्स टू 0। ये जो वैल्यू आएगी ना ये एक्यूरेट आएगी कि t टेंड्स टू 0, यानी कि 0 के आसपास लेके चले गए तो ये वैल्यू क्या आ गई, छोटी वैल्यू आ गई, इसलिए हमने इसको एक्यूरेट माना। तो ये मेथड समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका हो गया उस चीज को सही तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास, v लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, जितना x में चेंज आएगा पावर में टाइम के साथ साथ चेंजमेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, t टेंड्स टू 0। क्या लिखोगे, t टेंड्स टू 0। अब इसको इस लिमिट में कैसे सोल्व करें, इसको इस लिमिट में कैसे सोल्व करें, इस वैल्यू को जो हमने निकाली थी। तो इसको भी ऐसे लिखना है, लिमिट ये वाली t टेंड्स टू 0 y प्लस डेल्टा y माइनस का y डिवाइड बाई डेल्टा x। ये आ गई हमारी लिमिट। ये क्या आ गया भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, x नीचे आ गया ना, x के रेस्पेक्ट में। अब इतनी बड़ी वैल्यू लिखना भी अच्छा नहीं लगता, तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x को हमने क्या लिखा भाई, जो हमने ऑपरेशन करा ना, इसका नाम पता क्या है, इस डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको नाम में पता लग रहा होगा, डिफरेंस, तो ऊपर क्या था, डिफरेंस प्लस डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंस प्लस डिवीजन, ये वर्ड बनता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंस प्लस डिवीजन से बनता है। तो अगर बीच का वर्ड गायब कर दो तो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। क्या बन गया, डिफरेंशिएशन बन गया। तो ये डिफरेंशिएशन बनता है डिफरेंस प्लस डिवीजन, तो दोनों का अंतर को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनता है, डिफरेंशिएशन। इसी ऑपरेशन का नाम हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इसको छोटा लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं डेरिवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या इसको और तरीका हो सकता है dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो ये y ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा ये शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं यहां पे dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको लगाए कहां पे, हम डिफरेंशिएशन फिजिक्स में लगाएंगे कहां, ये उतार लिया भाई। तो अब प्रॉब्लम आती है कि डिफरेंशिएशन हम लगाएंगे कहां पे, तो देखिए अब लगाना सीखते हैं कि फिजिक्स में कहां लगाएंगे। डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया, डिफरेंस प्लस डिवीजन, तो हमें जो अभी डिफरेंस निकाला था उसको डिफरेंशिएशन ही कहते हैं, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कहां लगाएंगे, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम और एक पोजीशन,
मान लो टाइम 1 2 3 है, पोजीशन है 10, डिस्प्लेसमेंट फिर 20 फिर 30, समझ रहे हो? टाइम 1 2 3 एंड 10 20 30, मतलब ये हो गया टाइम है ना, वो तो हो गया इंडिपेंडेंट, और ये पोजीशन क्या हो गया? डिपेंडेंट। बोलो समझ में आई नहीं आई? कि भाई टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन बढ़ती है, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 30 सेकंड में 30 मीटर हो गई, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, अब बोल दूं 5 में कितनी होगी, तो 1 में 10 हो रही थी, 5 में कितनी हो जाएगी 50, 3 में कितनी हो जाएगी 30, 6 में कितनी होगी 60। तो यानी कि आपको पता लग चुका है कि टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट है, और जो पोजीशन है आपके क्या है? डिपेंडेंट है। यानी कि मुझे पता लग गया कि जो पोजीशन इज द फंक्शन, पोजीशन को लिखते हैं एक्स। अब हमने लिख दिया कि x इज द फंक्शन ऑफ t। x है ना, डिपेंडेंट है ना, तो x है वो फंक्शन है किसका? t का। देखो फंक्शन है t का, भाई t को चेंज करेंगे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो x इज द फंक्शन ऑफ t। यहां तक क्लियर हो गई? अब मैं पूछ लू यहां पे वेलोसिटी। अब क्या पूछ लू यहां पे मैं? वेलोसिटी। क्या पूछ रहा हूं यहां पे? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, चेंज इन वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में चेंज इन पोजीशन है भैया, चेंज इन पोजीशन। क्या अभी? चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। पोजीशन में चेंज आए अपॉन में चेंज इन टाइम, तो क्या करें? वेलोसिटी। देखो चेंज के लिए हमने बताया था अभी dx, पोजीशन मतलब x और v, तो यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे dx बाई dt, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद टाइम। अभी जो हमने नहीं लगा रखा था डेल्टा, भाई हमने चेंज इन फंक्शन अपॉन में चेंज इन क्या लगाया था आगे? क्वांटिटी। तो हमने लिख दिया था y प्लस डेल्टा y माइनस का y, इसी प्रकार से x प्लस डेल्टा x माइनस का x। ये जो डेल्टा है ये तो था लार्ज चेंज के लिए, ये जो d है ना ये है स्मॉल चेंज के लिए, हल्का सा चेंज के दिखाने के लिए है ये। क्योंकि यहाँ जो लिमिट हमने जब इसको सोल्व करा था, लिमिट लगाई थी यहाँ पे t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0, और यहाँ लिख दिया था y प्लस डेल्टा y माइनस का y अपॉन में डेल्टा x, ये लगाया था। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या करा था भाई? dy बाई dx लगा दिया था। क्या लगा दिया था? dy बाई dx लगा दिया था, क्योंकि ये t टेंड्स टू 0, नियर बाई 0 है, तो बहुत कम टाइम है, तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टाइम t के लिए हमने d का मतलब होगा स्मॉल, और ये है थोड़ा सा लार्ज के लिए भाई। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकल के आ गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन का पूछा जाए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी यही पढ़ा था, और अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया भाई? तो dv, चेंज इन टाइम हो गया dt। अब इसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे चेंज करने के लिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? dv बाई dt। आप समझ में आ गया? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? dx बाई dt। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का पढ़िए कि सेकंड लॉ पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, तो क्या लिखा? dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ साथ, तो dp बाई dt ये लिख दिया हमने। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, फिजिक्स में ऐसे अप्लाई करेंगे। समझ में आया भी? तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, ये थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि टिपिकल थी, तो इसको एक बार और प्ले करो। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और देखो इस वीडियो को, और देखो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती। क्लियर होगी बात? तो एक बार आपको दोबारा देखना है, और दोबारा देखने के बाद में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगली क्लास इसी से आगे से हम शुरू करेंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक बताया गया है, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझोगे कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आपने देख ली है, तो एक बार और जरूर देख लो। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।